शादी के बाद हम लोग घूमने गए। वो 11 दिन मेरे को आज भी याद है कि मेरे शायद लाइफ के सबसे बेस्ट डेज़ में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सडनली आके मेरे हस्बैंड का वो अपने अंकल के साथ जॉइंट बिजनेस करते थे और सडनली आके पता चला कि वो डिस्टर्ब हो गया सारा। उनका बिज़नेस का एकदम से प्रॉब्लम आया कि उनको क्विट करना पड़ा उस बिज़नेस से। तो सडनली वो एक लाइफ में बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ, शॉक था उस टाइम पे हम दोनों के लिए। उससे उबरने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। वो टाइम पीरियड हमारा करीब 1.5-2 साल बहुत मतलब टेंशन में और स्ट्रेस में गए। थोड़ा सा डाउन ज़्यादा होती थी तो फादर इन लॉ भी यही बोलते थे कि बेटा हम लोग हैं ना, कुछ घबराने की बात नहीं है कि मतलब तुम ये सोचो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे सपोर्ट नहीं मिला उस चीज़ के लिए। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पिरामिड मास्टर को लेकर आ रहे हैं, जो कि परिवार पहले भी संयुक्त परिवार था और आज भी संयुक्त परिवार में है। शादी के बाद भी वो पिछले 12 साल से PSSM के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान कर रही हैं। उनके परिवार में भी सभी लोग ध्यान करते हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। शक्ति गुप्ता जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाने के लिए और इस यात्रा को, मेरी यात्रा को सुनने के लिए। शक्ति जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन था, जो आप संयुक्त परिवार में थे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं मतलब दादा दादी सब हम लोग साथ रहते थे। दादा दादी का भी साथ हम लोगों ने देखा है और मतलब एक जो प्यार, जॉइंट फैमिली का जो एक प्यार होता है कि किस तरीके से आप कॉपरेशन और प्यार, रिस्पेक्ट, उन सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से जाना है अपने बचपन में। और कभी ऐसे इंडिविजुअलिटी का के बारे में कि मैं अलग होना चाहिए कुछ, कि चाचा चाची बुआ सब हम लोग साथ थे। बुआ की मैरिज हो गई थी बट कॉन्स्टेंटली वो लोग आते रहते थे, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ अलग है। तो वही प्यार जैसे पेरेंट्स से मिलता था, दादा दादी से, वैसे ही चाचा चाची और बुआ वगैरह से सबसे हम लोगों को बहुत प्यार मिला बचपन में। और बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही बचपन की। तो फैमिली का तो ये था, हम लोग 4 सिस्टर्स हैं और तो चारों सिस्टर, मैं सबसे छोटी सिस्टर और मेरे में 10 साल का डिफरेंस है, तो वो मेरे से काफ़ी छोटी है। बट हम लोग चारों में आपस में बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग है, क्योंकि मम्मी का एक ही ये होता था कि आप कुछ भी कर लो लेकिन जो यूनिटी आपस में एक मतलब सिबलिंग्स में होनी चाहिए, वो कहीं बाहर आपको नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप लोग, चाहे झगड़ा भी कभी हो, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट भी हो गया, कोई किसी ने डांट दिया, क्योंकि दो बड़ी सिस्टर्स हैं मेरी, बट फिर भी एक अटैचमेंट जो है वो आज तक हम लोगों का एज इट इज़ है, बरकरार है। बहुत अच्छा। आपकी जो ये यात्रा थी जी, उसमें आपका बचपन कैसा था? बचपन मैम बहुत अच्छा रहा मेरा बचपन में। बट जो एक डर, हाँ ज़रूर मेरे अंदर रहा, क्योंकि एक तो वो पहले का जो पेरेंट्स का पैटर्न कह दीजिए या बड़ों का, कि वो एक होता था कि डराने वाला, कि भाई हाँ, कि रिस्पेक्टफुली, कि भाई हाँ आपको डिसिप्लिन में रहना है। तो वो चीज़ शायद बचपन से मेरे अंदर आ गई। और एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था स्कूल में, बहुत छोटी थी, KG में ही थी, बट जैसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या समथिंग कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, तो टीचर ने एज अ पनिशमेंट, जैसे क्यों बना देते हैं जो भी बच्चों की मिस्टेक होती है, तो वैसे बना के उन्होंने एक साइड पे खड़ा कर दिया। आई डोंट नो कि क्या रीज़न हुआ, वो मेरे को इतना याद नहीं है, बट हाँ वो सबको पनिश कर रही थी कि मतलब तुमने कैसे गलत करा, मैंने इतना सिखाया या कुछ ऐसा याद है मुझे। तो उन्होंने स्केल से वो सबके हाथ पे मार रही थी, बट उन्होंने
अचानक से मेरे सर पे मारा और मेरे खून निकल आया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्योंकि नर्सरी केजी में ही थे तो पेरेंट्स भी ना, और ग्रैंड फादर होते थे हमारे घर पे उस टाइम पे, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। वो आए स्कूल में कि भी ऐसे आप इतने छोटे बच्चे को कैसे, लेकिन वो उसका डर मेरे अंदर, क्योंकि पर्टिकुलरली मुझे याद है कि वो इंग्लिश स्पेलिंग्स का था, केजी में थी या फर्स्ट में इतना मुझे याद नहीं है। तो वो इंग्लिश का एक फियर मेरे मन में बैठ गया और वो मेरे को टिल अब तक एक तरीके से मैं कहूँगी कि मेरा कंटिन्यू है। तो वो एक बचपन का जो फियर था, अभी ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता या मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक कन्वर्सेशन का होता है ना कि आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो एक फियर क्रिएट हो जाता है कि जो सामने वाले ने बोला वो मैं अंडरस्टैंड करके उसको सही जवाब दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। तो वो ब्लॉक मेरा कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा बचपन का। बाकी बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत स्मूथ, और ऐसा कुछ नहीं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग बहुत पूजा पाठ तो वो बचपन से ही किया। पूजा पाठ, फास्ट, जब एज थोड़ा हो गई तो फास्टिंग और पूजा पाठ बचपन से ही था। बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स, तो जो भी होता था, जो भी मदर या ग्रैंड मदर देती थी, मुझे ध्यान है आज भी वो रामायण होती थी 108 उसकी मनके की, वो मैंने मतलब बचपन से मैंने पढ़ी है। तो जब पढ़ना आ गया तो इस तरीके से हम लोगों का बचपन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा गया। तो जो पाठ पूजा थी उसमें कंपल्शन थी आपको कि नहीं, जैसे परिवार के एक नियम होता है कि नहीं सबको ये करना ही कंपल्शन नहीं थी, वो शायद ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया। कभी मतलब ऐसा नहीं था कि कहा, मुझे याद नहीं है कि कभी इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स ने या मदर ने कभी फोर्स किया हो, बट ऑटोमेटिकली कि सुबह स्कूल जाना है तो जोत जल रही है तो हाथ जोड़कर ही, मतलब आप यूनिफॉर्म पहन के मंदिर, जो आपका घर में मंदिर है उसमें हाथ जोड़कर ज़रा सा गायत्री ही मंत्र, चाहे आपको मम्मी ने याद करा दिया था तो वो गायत्री मंत्र ही 1-2 बार बोला और आप स्कूल चले गए। तो वो एक हैबिट में आ गया था, वो एटमॉस्फेयर था इस तरीके का, तो वो नेचर में ही आ गई थी वो चीज़। शक्ति मैडम, जैसा कि आपने बोला कि आपको टीचर ने मारा था जब ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, तो आपका ये फियर था जो वो आगे तक कंटिन्यू रहा जब तक आप स्टडी करते रहे? स्कूलिंग तक तो एटलीस्ट रहा मुझे। वो एक जो था इंग्लिश का फियर जो मन में, मतलब मैंने इंग्लिश में ही मैथ साइंस किया, बट वो कहीं ना कहीं मेरा आ गया। 10th में मैं इतना स्टक हो गई थी 9th में आके कि मुझे ये लगने लगा कि मैं शायद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। मुझे दिक्कत आई बहुत क्योंकि पढ़ रही थी मैं इंग्लिश में ही, बट 10th में मैंने सडनली चेंज किया हिंदी मीडियम में, क्योंकि मैं वहाँ कहीं ना कहीं मेरा मार्क्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पढ़ते हुए या लिखते हुए मेरे को वो एकदम से डर, फियर जो था वो क्रिएट हो जाता था और मैं वहीं रुक जाती थी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, जैसे होता है आप याद कर लेते हैं, लिखते अपने लैंग्वेज में हैं, तो वो प्रॉब्लम मुझे आई। तो वो मैंने इंग्लिश से हिंदी मीडियम में ट्रांसफ़र किया अपना। तो आपकी कोई बचपन में हॉबीज़ थी? हॉबीज़ मेरी राइटिंग और आर्ट, डिज़ाइनिंग का मेरे को मतलब आर्ट का शौक़ था, तो उसमें मैंने बाटिक और वाटर कलर भी पेंटिंग्स बनाई हैं, करी हैं, बट वो सब बिफोर मैरिज ही तक रहा, सीमित रही। एक और प्रश्न था कि जैसे आपकी कह रहे एक सिस्टर 10 साल का गैप है जी, तो आपको कुछ उसके आने के बाद कुछ फीलिंग्स आपकी चेंज हुई? डेफिनेटली, क्योंकि मैं जब तक छोटी थी तब घर तक में आप सबसे छोटे थे। अचानक से वो आई तो अटेंशन डेफिनेटली चेंज होता है, बट वो बहुत छोटी थी इसलिए ऐसा नहीं था कि अटैचमेंट थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का और हम सबका भी, एटलीस्ट इवन बड़ी सिस्टर्स जो थी तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है उनका 17-18 साल का डिफरेंस है मेरी बड़ी सिस्टर से उसका, छोटी सिस्टर का। तो वो जस्ट एज अ बच्चा हो गया, चाइल्ड उन्होंने लिया।
थोड़ा टाइम पीरियड तो डेफिनेटली एक होता है कि आप जब छोटे होते हो तो सब उस तरीके से आपको पैम्पर करते हैं, जब एक जना और छोटा आ जाता है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा कुछ हम लोगों के बीच, मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं रहा कि डिफरेंस रहा। फीलिंग्स फीलिंग्स में, हाँ, शुरू में स्टार्टिंग में लगता था कि अचानक से सबका डाइवर्शन, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार था, तो मैं छोटी थी तो सबसे ज़्यादा लाडली कह सकती हूँ कि मैं लाडली रही, मैं रही उनकी लास्ट टाइम तक। बट वो डाइवर्शन चेंज हो गया, तो जो दादाजी थे, जो जितना वो पहले मुझे खिलाया करते थे या था, तो वो छोटी सिस्टर से भी बहुत ज़्यादा अटैच थे कि मतलब इवन उसकी एडमिशन है या कुछ भी है तो वो, क्योंकि दादाजी खुद बहुत एजुकेटेड थे हमारे, तो वो जाते थे हर जगह उसको लेके स्कूलिंग के लिए, पढ़ाना या वो, तो अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हुआ। आप शक्ति जी जैसे जैसे बड़ी होती गई, आपने एजुकेशन पूरी करी, और एजुकेशन कहाँ तक करी आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया और साथ में फैशन डिज़ाइनिंग का किया था, क्योंकि मेरे को डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मम्मी खुद भी स्टिचिंग वगैरह घर पे किया करती थी, तो ये होता था कि अगर मेरे कपड़े बना रही हैं तो मैं डिज़ाइन करूँगी, आप नहीं करोगे। तो डिज़ाइनिंग का शौक़ था, तो मैंने उसमें फिर फैशन डिज़ाइनिंग ग्रेजुएशन साथ साथ करके फैशन डिज़ाइनिंग में भी ग्रेजुएशन करा। ये तो आपने आगे जॉब नहीं करी? जॉब भी करी है मैंने थोड़ा टाइम। अच्छा, हाँ, डिज़ाइनिंग में जॉब करी। डिज़ाइनिंग में मैंने करीब 1-1.5 साल, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि उसके बाद मैरिज हो गई थी, करीब 1 साल के करीब करी होगी मैंने। तो हम आपकी शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं। ज़रूर मैडम। शादी भी मेरी जॉइंट फैमिली में हुई, और ऐसा मेरे को कोई जॉइंट फैमिली का कोई फियर नहीं था, क्योंकि घर पे वही एटमॉस्फेयर देखा है, तो ऐसे कोई फियर नहीं आया। हम अच्छे सब, क्योंकि वही हम लोग भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जहाँ मैरिज हुई वो भी दिल्ली में ही थे, और तो इसलिए ऐसा कुछ जॉइंट फैमिली का कोई फियर नहीं लेके आए। लेकिन एक होता है कि फादर जो थे वो सर्विस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ था बिजनेस क्लास, तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली हर एक फैमिली में चेंज होता है। वो चेंज यहाँ पर भी मैंने महसूस किया। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा ओपन थे, फादर से रिस्पेक्ट के तौर पे जितना, मतलब एक फादर और डॉटर उस टाइम पीरियड में रहता है, वो सब फादर का होता था। एवरी संडे बात करनी है, बैठ के फ्री होते थे तो बात करनी है, हम लोग सब हंस बोल रहे हैं। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था, वो चीज़ उतना चीज़ फ्रीली नहीं था, क्योंकि एक तो वैसे भी बेटी और बहू में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट वैसे ऐसे कुछ नहीं था हम लोगों का, कि मतलब फैमिली की तरफ से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई आफ्टर मैरिज मेरे को। बट हस्बैंड, हम लोग जब शादी के बाद हम लोग घूमने गए, वो 11 दिन मेरे को आज भी याद है कि मेरे शायद लाइफ के सबसे बेस्ट डेज़ में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सडनली आके मेरे हस्बैंड का वो अपने अंकल के साथ जॉइंट बिजनेस करते थे, और सडनली आके पता चला कि वो डिस्टर्ब हो गया सारा, उनका बिज़नेस का एकदम से प्रॉब्लम आया कि उनको क्विट करना पड़ा उस बिज़नेस से। तो सडनली वो एक लाइफ में बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ, शॉक था उस टाइम पे हम दोनों के लिए, क्योंकि बिल्कुल आफ्टर मैरिज जो 11-12 दिन थे हमारे, उसके बाद जो हुआ वो एकदम से मेरे लिए तो था ही था, साथ में हस्बैंड के लिए भी बहुत बड़ा शॉकिंग था कि उससे उबरने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। वो टाइम पीरियड हमारा करीब 1.5-2 साल बहुत मतलब टेंशन में और स्ट्रेस में गए दोनों के। ऐसा नहीं था कि हम लोगों को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई उस टाइम पे, क्योंकि फादर इन लॉ का बिजनेस था उनका सेपरेट, उनका अपना जो फैमिली बिजनेस था वो था, तो उसके साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बट डेफिनेटली एक बिज़नेस जो आप पहले से रन कर रहे हैं उससे क्विट करके दूसरे बिज़नेस में एडजस्ट करना, वो भी जॉइंट उसके साथ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हुआ हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा, और मेरा भी, क्योंकि सडनली आपका लाइफ एक चेंज और फिर दूसरा चेंज हुआ है। तो उसी दौरान मेरी बड़ी बेटियां भी हो गई,
तो वो जो स्ट्रेस पीरियड निकला, तो वो उसी पीरियड प्रेगनेंसी भी और बिटिया का होना भी, तो वो काफ़ी वो रहा मेरे लिए तो आप चैलेंजिंग। अभी पहले परेशानी बोला करती थी मैं कि वो बहुत मतलब उस टाइम पीरियड में बहुत परेशान रही मैं, बट अब वर्ड्स चेंज हो गए ध्यान में आने के बाद कि वो बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए वो टाइम पीरियड। तो उसका इफेक्ट क्या बच्चे के ऊपर पड़ता है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो उतना स्ट्रेस और उतना मेरे दोनों का, हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का कन्वर्सेशन भी कुछ हो रहा है तो उसी चीज़ को लेके हो रहा है। था कि बेबी का भी था, बट क्योंकि ये भी था कि भी हाँ बेबी आने वाला है तो उसका भी लाइफ प्लान, तो उसके लिए भी एक वो था कि कैसे होगा, क्या होगा। आप अपनी लाइफ में कुछ अलग प्लान करते हैं और सडनली ऐसा कुछ हो जाता है तो फ़र्क पड़ता है आपके। तो वो स्ट्रेस उसको, क्योंकि बहुत वीक हुई, वो अंडर वेट हुई, क्योंकि वो टाइम पीरियड जो इतना स्ट्रेस में मेरा गया, मेरा भी हस्बैंड का भी, तो वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया, बिटिया के ऊपर भी। तो आपकी जो पेशेंस लेवल था, मतलब आपने अभी पहले तो आपने उसको नॉर्मल तरीके से लिया, बट आज आप जैसे समझ पा रहे हैं, ध्यान में आ चुके थे तब तक? नहीं, तब तक नहीं आई थी जब तक बिटिया हुई थी। अब आ चुके, तो आने के बाद आप उस पीरियड को कैसे लेते हैं? वही लाइफ में कुछ आपने सीखा उस पीरियड से? यस, वो जो पेशेंस लेवल, पेशेंस जो, क्योंकि जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो पेशेंस पहले भी सीखी, मदर को देखा, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो टिल मतलब मेरी मैरिज दोनों बेटियां हो गई थी, उसके बाद ही वो उन दोनों गए, तो देखा है मदर को अपना उस पेशेंस के साथ हर चीज़ को हैंडल करते हुए। तो पेशेंस तो पहले भी थी, बट फिर भी डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रही उस टाइम पीरियड में। तो ये लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इतना पूजा, इतना सब कुछ करने के करा सब, मतलब एक होता है ना कि आप तो सब कुछ कर रहे हो, भगवान के पास भी जा रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, और सडनली आपकी लाइफ में एकदम इस तरीके का चैलेंज आ जाना, तो डेफिनेटली परेशान वो था। बट वो फेस इजीली निकल पाई सबके सपोर्ट के कारण, सपोर्ट था फैमिली का और अपना पेशेंस लेवल। और उस टाइम पे तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मेरा यही था कि ध्यान में नहीं आई थी, तो एक यही सहारा होता है आपके पास कि आप पूजा कर लीजिए, फास्टिंग व्रत रख लीजिए, या फिर आप कुछ ज़्यादा परेशान होते हैं तो किसी पंडित जी के पास चले जाइए पूछने के लिए कि ये चैलेंज जो आया लाइफ में, परेशानी ये कब तक रहने वाली है तो वो सब किया मैंने उस टाइम पीरियड में, जो अपने से बेस्ट टू बेस्ट हो सकता था उस टाइम पे किया, सब इनको सपोर्ट देते हुए, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक यही होता था कि अभी हम संभल सकते हैं क्योंकि यंग एज है। अगर ये मेरा एक यही होता था कि अगर ये चीज़ बाद में होती, बच्चे होते, स्कूल जा रहे होते, तो उस टाइम और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता इस चीज़ को। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो हो जाएगा मैनेज। आप जैसे पाठ पूजा करते थे और व्रत रखते थे, तो आपके मायके में तो सपोर्ट करते थे पेरेंटल साइड में, तो क्योंकि वो भी करते थे। तो आपके ससुराल में आने के बाद उसको कैसे लिया गया? आप तब भी करती रही? मैं करती रही, ऐसा उन्होंने कभी अगेंस्ट नहीं हुए, बट हाँ मदर इन लॉ को सत्संग में इंटरेस्ट था। वो भी मतलब उनके गुरु जी, वो उनके भी गुरु थे, और वो मतलब हमारे जैसे ध्यान बोलते हैं उनके समाधि ही बोलते थे। तो वो कहती थी मुझे सत्संग में इंटरेस्ट है, मुझे ये पूजा में वो नहीं, मतलब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। फादर इन लॉ करते थे घर में पूजा, बट उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि ये मतलब हस्बैंड के लिए, विकास के लिए मैं कर रही है, तो जो भी तो कर रही है तो हाँ बेटे के लिए कर रही है। तो उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए, वो जो भी मैं कहती थी कि मेरे को ये करना है तो उसके लिए वो मुझे पूरा सपोर्ट करती थी, ऐसे कभी अगेंस्ट। हाँ बट उनको पूजा बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वो खुद बैठ के उतनी देर पूजा कभी करती नहीं थी, तो वो सपोर्ट, कभी उनको रेस्टलेस हो जाती थी वो मेरे को पूजा करते देख के।
अगर जो है ज़्यादा लंबी पूजा अगर होता था कि जैसे कोई पाठ करना है या कुछ है, तो वो थोड़ा सा, तो फिर मेरा होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के उनके उठने से पहले मैं अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं कर लिया करती थी। तो आपकी जैसे जॉइंट फैमिली जी है, शादी के बाद थी, तो उसमें आप एडजस्टमेंट कैसे करते थे? क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं तो फिर भी परिवार के साथ एकजुट में रहना, आप कैसे इसको सपोर्ट कर पा रहे थे अपने अंदर से? अपने अंदर से कुछ स्ट्रेंथ कह सकती हूँ, सपोर्ट भी था बड़ों का, इन लॉज का भी था, क्योंकि वो अगर मैं कहीं भी थोड़ा सा डाउन ज़्यादा होती थी तो फादर इन लॉ भी यही बोलते थे कि बेटा हम लोग हैं ना, कुछ घबराने की बात नहीं है कि मतलब तुम ये सोचो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे सपोर्ट नहीं मिला उस चीज़ के लिए, उनका सपोर्ट पूरी तरीके से था, पेरेंट्स का था। तो वो हर वक्त मम्मी समझा, क्योंकि खुद जॉइंट फैमिली में से बिलोंग करती थी, तो उन लोगों का यही था कि बेटा ये तो लाइफ में टेस्टिंग्स आती हैं, तो उसको अच्छे से आप पेशेंसली, उनका एक ही होता था कि आप ये पूजा कर लीजिए, ये कर लो, तो अपने आप आपको भगवान स्ट्रेंथ देगा और डेफिनेटली आप उससे इजीली निकल पाओगे। तो पहले तो यही रहता था कि आप पूजा कर लीजिए या फास्ट कर लीजिए, तो मैंने बहुत किए हैं फास्ट उस टाइम पीरियड में। तो आपके ध्यान में आने का क्या कारण था? आप ध्यान में क्यों आए? ध्यान के बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं था, सही बताऊं तो मैं कभी मतलब ख्याल में भी नहीं आया। सुना बहुत था आर्ट ऑफ लिविंग का, ब्रह्म कुमारीज का, क्योंकि मेरी बिटिया जो बड़ी वाली है उसको भी बहुत ज़्यादा ड्राइंग का शौक था। तो उसने जब वो 2nd-3rd क्लास में थी तो उसने एक कंपटीशन जीता था, तो उसको एक आर्ट गैलरी का 3 मंथ्स का वो पैकेज मिला था वहाँ से, क्योंकि आप जाके वहाँ सीख सकते हो। तो हौसखास में एक वो आर्ट गैलरी थी, नाम मुझे अभी नहीं ध्यान है, तो वहीं पर ब्रह्म कुमारीज का भी एक आश्रम, मतलब उनका सेंटर था ब्रह्म कुमारीज का। तो जब मैं वहाँ, क्योंकि ये छोटी थी, वहाँ छोड़ के आ नहीं सकती थी और घर का डिस्टेंस काफ़ी था, तो अप डाउन 2 आवर्स की क्लास होती थी, तो पता लगता था कि आने जाने में ही 1 घंटा तो चला गया। तो मैं वहीं बैठती थी, कभी कभी तो वहाँ आर्ट गैलरी में बैठी रहती थी, और कभी वहाँ ब्रह्म कुमारीज में भी, मतलब मैं एक आध बार वहाँ सेंटर में, बट वहाँ उस टाइम पे शाम के टाइम पे जो टाइम पीरियड था उस टाइम था नहीं, बट वहाँ एक आध बार मैं गई हूँ। तो ब्रह्म कुमारीज के बारे में भी पता लगा वहाँ, जैसे उनका जो रिसेप्शन टाइप था बना हुआ, तो उनसे वहाँ पूछा मैंने क्या है कैसे है, बट कभी ऐसे इंटरेस्ट नहीं आया सुन के, मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे ध्यान करना चाहिए। सडनली मदर इन लॉ, यहाँ हमारे घर के पास ही शास्त्री सर का सेंटर खुला हुआ था, मदर इन लॉ को कोई लेके गया, उनको बताया, क्योंकि मम्मी का पता था कि वो बहुत सत्संग में जाती हैं, उनको बहुत शौक है ऐसी चीज़ों का। तो मदर इन लॉ को लेके गई, तो उनको अच्छा लगा वहाँ पे, तो उन्होंने कहना शुरू किया। तो वो काफ़ी दिन तक कंटिन्यू मुझे कहती रही कि चलो चलो चलो। तो उस टाइम पर जो मेरा फर्स्ट थॉट था वो ये था कि यार अब इन्होंने सत्संग छोड़ा है और अब ये पता नहीं नई चीज़ क्या ध्यान सीख के आई है, अब ये हमें फोर्स कर रही हैं कि चलो। तो मेरे से पहले मेरी दरानी चली गई थी बल्कि, बट मैं उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को सत्संग में थोड़ा इंटरेस्ट कम आता था। मैं उनके साथ भी गई हूँ, उनका मन रखने के लिए उनके साथ भी कई बार गई हूँ उनके सत्संग में, बट ये सोच के कि जैसे सत्संग में गई हूँ ऐसे ही मैं ध्यान में चली जाती हूँ। और मैं ध्यान में गई, और वो जो मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, शायद वो 40 मिनट्स जो मैंने वहाँ बैठ के सेंटर पे ध्यान किया, तो उसके बाद से मैं वापस नहीं आ पाई। तो क्यों फिर जो था मेरा डेली मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में मैं मंदिर जाया करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता था, शेड्यूल बहुत टाइट होता था, तो इवनिंग में जाती थी। तो वो जो टाइम था मेरा मंदिर जाने का, वो टाइम इधर ध्यान में जाने लगा मेरा। वो जो, क्योंकि वो जो पीस, क्योंकि अंदर इतना डिस्टर्बेंस थी, उसी बीच में हस्बैंड को थोड़ा सा एंजाइटी का भी प्रॉब्लम हो गया था, तो लाइफ में बार बार चैलेंजेस आ रहे थे और उनको फेस करना कभी कभी मुश्किल भी लगने लगता था। खुद भी थोड़ा सा उस चीज़ में एक डिप्रेस्ड हो जाती थी कि ये क्या, अभी एक फेस ख़त्म हुआ फिर दूसरा फेस शुरू हो गया। तो वो मंदिर जाके मेरे को लगता था कि
एटलीस्ट जब तक मंदिर में हूँ तो मेरे को थॉट्स नहीं आते। थॉट्स नहीं आ रहे, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। और मंदिर में जाके वो एक जो होता है हम लोगों का भगवान से प्रेयर करना, मांगना, प्रेयर में हम मांगते ही हैं ज़्यादा, तो वो सब चलता रहता था। बट जो ध्यान में मैंने 40 मिनट्स में वो जो पीस जो मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली में, जो एक रिलैक्सेशन, जो माइंड का रिलैक्सेशन जो चाह रही थी, वो जो 40 मिनट्स में मुझे मिला, तो वो लगा कि कुछ तो है। और फिर वो मेरी जर्नी, वहाँ से मेरी जर्नी अक्टूबर 2010 में स्टार्ट हुई, तो वो टिल आज तक चल रही है। बहुत अच्छा है कि ज़्यादातर लोगों के यहाँ होता है कि सास या ससुर मना करते हैं इन रास्तों पर चलने के लिए, बट आपको आपके सास ही लेकर गई। जी जी बिल्कुल। और क्या जैसे आपको फील होता था कि आपको शांति मिलती है, आपने कभी ऐसी अपनी मदर इन लॉ से भी सुना कि उनको भी ध्यान से कुछ फ़र्क पड़ा, जो वो जिस रास्ते पे पहले जा रही थी, अब इस रास्ते पे चलने से उनको कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, उनको भी, क्योंकि कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उनको भी, वो बोलते थे कि भाई हमारे भी गुरु माँ हमें समाधि के लिए बोलते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि उनको काम का बहुत रहता था कि काम पहले, जो भी घर का काम है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो समाधि में भी वो यही बोलती थी कि मैं समाधि में मेरा दिमाग इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरा दिमाग काम में रहता है। उनका शुरू से था कि सुबह उठ के अगर कल जो काम करना है वो अगर आज ही हो जाए ना, तो हम लोग कभी कभी हंसते भी थे उनके उस आदत से, बट था उनका नेचर। तो बट हाँ, ध्यान में आने के बाद उन्होंने कभी रोका नहीं। वो पूछती थी कि तुम्हारा कैसे मतलब ध्यान लग जाता है, तुम बैठती हो इतनी देर, बट हाँ उनको अच्छा लगता होगा, वो करती तो थी, कंटिन्यू करती थी। हाँ, वो तो हमने भी बहुत बार देखा है कि वो आती ज़रूर जी, हाँ, अटेंड ज़रूर करती थी। तो आप जैसे जैसे ध्यान में रेगुलर आना शुरू हो गए, तो क्या आपकी पाठ पूजा ख़त्म हो गई? यस मैम, मेरी शायद बहुत जल्दी ख़त्म हुई पाठ पूजा। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि हम ही भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि जो सर बोलते हैं, उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। बट जो एक्चुअली में मैं पूजा पाठ क्यों कर रही थी, मैं अपना मतलब वो जो स्ट्रेसफुल लाइफ मैं कह रही थी कि मैं शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी क्योंकि हस्बैंड को भी ये था, फिर ऊपर से मेरे को बच्चों का भी बहुत ज़्यादा रहता था कि स्टडीज़ में बच्चे सही निकल जाएं, आगे क्या कैसा इनका कैरियर रहेगा, क्या करेंगे। तो वो सब चीज़ें दिमाग में, मतलब पास्ट तो हस्बैंड का जो था वो था ही कि उनको थोड़ा सा एंजाइटी का प्रॉब्लम था, और दूसरा ये था कि फ्यूचर बच्चों को लेके कि 2 डॉटर्स हैं, कि उनका फ्यूचर एज अ स्टडीज़ वाइज ऐसे सिक्योर वो रहे, कि क्योंकि हस्बैंड ऑन ऑफ उनका कभी अप डाउन चलता रहता था, तो उसको लेके बहुत स्ट्रेस में रहती थी। तो जब ध्यान में आने के बाद ऑटोमेटिकली वो लगा कि जहाँ भी मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा फील होता था तो मेरे को होता था कि मैं आंखें बंद करूँ, हाथ लॉक करूँ और बैठ जाऊँ, और विद इन 10-15 मिनट्स मेरे को बहुत रिलैक्स लगता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को जो ढूंढ रही थी, मेरे को वो टूल मिल गया। वो रिलैक्सेशन जो मैं चाह रही थी, जो मैं पूजा पाठ में ढूंढ रही थी, वो मुझे इसमें ध्यान में मिल गई। तब तक इतना कुछ नहीं जानती थी। मुझे उसी दौरान साइटिका का भी प्रॉब्लम था। आपको? मेरे को तो डॉक्टर एलोपैथिक तो मैंने ज़्यादा नहीं ली, बट हाँ होम्योपैथिक मैं रेगुलर खाती थी। तो डॉक्टर बोलता था कि अब 40s के करीब आने वाले हो आप, तो माँ आपका ये प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो फिर जाती तो नहीं है, तो एक तरह से राजरोग टाइप है, एक बार आ गया, स्टार्ट हो गया, तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, ये सब। तो वो विद इन 3 months, मतलब एटलीस्ट, एक्चुअली मुझे पूरा याद भी नहीं है कि, लेकिन हाँ इतना ध्यान है कि 2-2.5 महीने में रेगुलर कर रही थी। तो मुझे जो मेरा मेडिसिन, मैं 15 डेज़ की, क्योंकि होम्योपैथिक की मेडिसिन थी तो 15 डेज़ की वो एक साथ देते थे, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं लेने ही नहीं गई।
तो 2-2.5 महीने बाद करीब मेरे को ऐसे ध्यान आया कि अरे मैं तो मेडिसिन नहीं लेने गई और मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा है, वो मुझे याद ही नहीं रहा और वो मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। और उसके बाद से मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। कभी दर्द ऐसे हुआ नहीं मुझे कि जो मेरे को प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे को पेन, बट उसके बाद नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे जो फेथ था वो, क्योंकि जब आपका फिजिकल इस तरीके से ठीक हो जाता है और आपको पीस जो आप ढूंढ रहे थे वो मिलता है, तो डेफिनेटली आपका फेथ बढ़ जाता है और आप ऑटोमेटिकली उसमें ज़्यादा डिवोटेड हो जाते हैं। ध्यान करते रहे और छोटी छोटी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता रहा, जैसे शांति मिलती रही। और आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पहले कौन सी चीज़ या कौन सी ऐसे विचार रखते थे जिसके कारण से आप इन बीमारियों में गिरफ्त होते चले गए? क्योंकि मैंने जब अपने आप को चेक किया तो या तो मेरा थॉट पैटर्न पास्ट का था कि मेरे साथ क्यों हुआ ये सब, या फिर फ्यूचर को लेकर वरीड थी मैं। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पा रही थी जो प्रेजेंट में अभी है, बच्चों को लेके भी। क्योंकि बच्चों को भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेरा को स्टडीज़ को लेके, उनके मतलब और कैलकुलर एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये रहता था कि बच्चे ऑलराउंडर होने चाहिए, बच्चों को स्टडीज़ में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। क्योंकि शायद हम लोगों को बचपन से वो पैटर्न रहता है माइंड में जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला, आप आगे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो मैं सीरियसली मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इंग्लिश में मेरा एक ब्लॉक था, हार्ड टाइप था कह सकती हूँ, एक ब्लॉक था उस चीज़ के लिए। मेरे को बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रहता था, और बच्चों को, जबकि मैं उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाती हूँ, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं, तो बच्चों को कॉन्वेंट में ही डालना है मुझे, क्योंकि वहाँ का जो इंग्लिश पे कमांड है वो अच्छा रहता है। तो कॉन्वेंट में ही दोनों को मैंने पढ़ाया, दोनों बिटियाओं को। और एक ये होता था कि अगर तुम्हारे को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं अगर कोचिंग चाहिए, कुछ चाहिए, अगर मैं तुम्हारे को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरा, क्योंकि खुद उस चीज से गुजरी थी, खुद एक ब्लॉक था, तो वो बच्चों को भी उस तरीके से मैं स्ट्रेस दे रही थी, आज मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि अपना ब्लॉक जो होता है, अपना कहीं वीकनेस होती है, तो आप उसमें बच्चों की को फुलफिल करना चाहते हैं, बच्चों को एडवांस में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको फुलफिल करना चाहते हैं कि आप में जो है वो बच्चे ना आगे कैरी कर लें उस चीज के लिए। तो आपसे शक्ति जी एक पर्सनल चीज पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए माँ कैसी थी? स्ट्रिक्ट थी। क्योंकि मैंने कहा कि मैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, स्टडीज़ को लेके उनके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहती थी। और अपने भी घर में मदर स्ट्रिक्ट नहीं थी हमारी, बट हाँ फिर भी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्टनेस वो था कि भी हाँ ये टाइम, फादर का भी वही था कि ये टाइम पढ़ने का है। फादर अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो हमें ये होता था कि पापा आ रहे हैं रात के टाइम, पूरा सुबह से लेकर रात तक है, तो आप पढ़ने बैठ जाओ। तो वो यहाँ नहीं था, अपने फादर से बिल्कुल भी इस तरीके का इनका नेचर नहीं है। बट हाँ मेरा ये रहता था कि भाई हाँ स्ट्रिक्ट की, हाँ इस तरीके से ये करना है तो इस टाइम पे ये करना है। अभी बच्चों से आप पूछोगे तो कहेंगे मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और मैं वाकई उस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट थी बच्चों के लिए। कि वो एक मतलब वो मेरे अभी बोलते हैं कि मम्मी आप, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रूम था, तो वो कहते मम्मा आप जब आते थे ना ऊपर तो हमें पता लग जाता था मम्मी कुछ भी अगर फैला हुआ है या कुछ कर रहे हैं तो हम फटाफट क्लियर कर देते थे कि मम्मा से डांट ना पड़े। तो वो शायद क्योंकि उस चीज को उस टाइम पे फील नहीं किया मैंने, सीरियसली बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि हम समझ नहीं, हमें नहीं पता था, हमें लगता था कि बच्चों को ये सब चीजें जरूरी है। हाँ, इस तरीके से उनको अटेंड करना चाहिए। तो वो मैं स्ट्रिक्ट थी अपने बच्चों के लिए। एक और चीज है कि क्या आप उनकी लाइफ में जो जिस और वो जाना चाहते थे, आपकी इंटरफियरेंस थी? नहीं, उसके बाद नहीं रही, ध्यान में आने के बाद नहीं रही। तो ध्यान में आप और बच्चे कब आए? मैं अक्टूबर में आई, वो दिसंबर में आ गए। अच्छा, साथ के साथ ही दोनों आ गए, क्योंकि दिसंबर में वो जो उनका विंटर ब्रेक्स होते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज, तो जब क्रिसमस हॉलीडेज थी तो मैं
वो पहले वही इंटरफेरेंस था, बच्चों को कहना कि बेटा ध्यान कर लो। देखो तो यहाँ पर अमूल्या भी थी, जब तक हम वसंत वो अलेख्या से तो नहीं मिली थी, मैं अमूल्या से मिली थी, तो वो भी बड़ी बिटिया के साथ की है, वो भी 10th में थी, वो भी 10th में थी। मैंने कहा देखो वो भी करती है, स्टडीज में कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तो वो मैं फोर्स करती, तो वो बड़ी वाली बिटिया बहुत इनपेशेंट है, वो बैठ नहीं सकती है टिक के ज्यादा देर एक जगह। बट वो अब वेकेशंस आ गई थी तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा था बच्चों के पास कि अब तो वो उन्होंने कहा चलो मम्मी कह रही हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं मदर इन लॉ को एक बार मन रखने के लिए गई थी, ऐसे ही बच्चे भी मेरा मन रखने के लिए फोर्सफुली आए थे। बट वो जो बैठे एटलीस्ट बड़ी बिटिया, क्योंकि मैं कह रही हूँ वो बहुत इम्पेशेंट है, वो ज़्यादा देर एक जगह बैठ नहीं, मतलब स्टडीज़ का भी होता था कि आधा घंटा ये पढ़ लिया तो बस अब वो रख के दूसरा पढ़ना शुरू कर देती थी वो। तो वो बैठी और वो बैठ पाई इतनी देर, तो उसको अच्छा लगा, तो फिर उसने रेगुलर फिर साथ भी मिला, अमूल्या का साथ मिला उसको। तो फिर वो एक ग्रुप बना इनका, और इन लोगों ने फिर अपना स्टडीज़ भी साथ करते थे दोनों। तो वो मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड हम लोगों का गैप नहीं रहा, मैं अक्टूबर में आई, वो दिसंबर में आए। तो एक और फैमिली मेम्बर बच गया, आपके हस्बैंड, वो कब आई ध्यान में? ध्यान में इतनी जल्दी तो वो नहीं आए, बट 2011 में एक्चुअली मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी, तो वो उनको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको पास्ट याद था, प्रेजेंट भूल गई थी वो। तो उस टाइम पीरियड में हमें उनके कैंसर का तो नहीं पता चला कि डायग्नोज बहुत लेट हुआ, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। तो उस टाइम पीरियड में क्योंकि वो मेमोरी उनकी लॉस हो गई थी, तो वो उनको हमारे बचपन का याद था, या मतलब जैसे हमारी यंग एज के चाचा वगैरह की जो बातें होती थी वो याद थी, जो भी मतलब अपने मतलब हमारे दादा दादी की कुछ कहा या कुछ भी वो, बट प्रेजेंट में कुछ भी उन्हें याद नहीं था कि हम लोगों की मैरिज हो गई है या वो भूल गई थी वो उस टाइम पे। मतलब कभी कभी याद आता था ऐसा, लेकिन ज्यादातर वो नहीं याद रहता था। तो उनको उस वक्त वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस वक्त क्योंकि प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रही थी, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, सब उनका चल रहा था ट्रीटमेंट, उसी दौरान फिर 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए, और उसी दौरान हमें पता चला कि मम्मी को कैंसर है, और काफ़ी एडवांस स्टेज था उनका। तो उस टाइम पे फिर ये लगा कि वापस वाला तो कोई सीन नहीं है कि वो रिकवर कर पाएंगी उस चीज़ को जी। और हमें ध्यान में भी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने ग्रुप, तभी मतलब सिस्टर्स को मैं बोलती ही रहती थी कि ध्यान के लिए, वो सेंटर भी आए थे बट करते नहीं थे उस तरीके से। बट उस टाइम पे जब मम्मी बीमार हुई तो फिर वो एक मदर का होता है कि मदर बीमार है, तो ये होता था कि हम एक फोन कॉल करेंगे और सब बैठेंगे। तो उसमें हस्बैंड्स लोग भी बैठते थे, मतलब मेरे हस्बैंड भी बैठ जाते थे, दीदी मतलब उधर सिस्टर्स के भी, हम लोग सब बैठ के एक टाइम पीरियड पे करते थे। तो तब इन्होंने स्टार्ट किया ध्यान करना। अब मतलब यहाँ सेंटर आए थे, देखा था बट करते नहीं थे तब उस टाइम किया, बट फिर भी इन्होंने ऑन ऑफ ही करते रहे। उसके बाद हम लोग वाइजैक भी गए, मम्मा की बॉडी विकेट करने के बाद ही विद इन मंथ हम लोग तो वहाँ किया। वहाँ इन्हें बहुत अच्छा लगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर, और वहाँ जब हम लोगों ने ध्यान किया, हम लोग 3-4 दिन ही रहे थे वहाँ पे। मदर इन लॉ भी गई थी साथ में, मेरे फादर भी गए थे, बल्कि हम लोग सब गए थे। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वहाँ देखा, इतना बड़ा गैदरिंग और बहुत डिसिप्लिन हर तरीके से, और कहीं किसी चीज़ का कहीं पर भी कोई मतलब खाना हो या कुछ भी हो, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर देखा। और बहुत मतलब इतना डिस्टेंस और इतना बड़ा एरिया था कि वहाँ अगर नॉर्मली में हम इतना चलें तो हम शायद थक ही जाए, बट वहाँ ऐसे थकान कभी फील ही नहीं हुई। तो वो जो था वहाँ से स्टार्ट हुई एक्चुअली। तो हम सबकी मतलब मेरी सिस्टर्स वगैरह की, फादर की जर्नी जो ध्यान की थी, मम्मी भी करने लगी थी ध्यान, बट
बिफोर मैं मतलब डेथ मम्मी भी करती मम्मी थी, भी हाँ, ध्यान करती क्योंकि घर पे पिरामिड लगा दिया था मम्मी, तो वो क्योंकि पिरामिड तो सबसे पहले होता है, फिर मम्मी तो बहुत ज़्यादा हमारी इन चीज़ों के लिए पंचुअल थी, क्योंकि उनको पूजा भी करनी होती थी, तो वो सुबह करना शाम को करना पूरा करती थी। और फिर बोला कि ध्यान से उन्हें इतना, तो उस टाइम पे सब फ्री हो गई थी, सब बच्चों की मैरिज हो गई थी, तो उनका यही होता था कि मैं खाली होती हूँ तो मैं पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करती हूँ। तो वो हमने देखा कि मम्मी ने जब बॉडी विकेट किया तो बहुत पीसफुली गई वो, कहीं कोई ऐसा पेन या कोई उनके फेस पे कोई ऐसा चेंज नहीं रहा। तो वो भी शायद उसका उस टाइम पे तो उतना नहीं समझ में आया, बट हाँ बाद में लगा कि बहुत पीसफुली वो बॉडी अपना विकेट कर पाई। तो आपका पिरामिड के प्रति पहला एक्सपीरियंस जब आपने मम्मी के रूम में लगवा दिया, या तब हुआ, या आपने उससे पहले भी कभी अनुभव नहीं, किया? उससे पहले भी मैं अनुभव कर चुकी थी। जो बड़ी वाली डॉटर है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मतलब उसका 11th 10th के बाद 11th में जब वो आ गई थी तो बीमार ही चल रही थी, स्कूल उसका ऐसा ही हो रहा था, बार बार ऑफ। तो उसी बीच में उसको काफ़ी लंबा बुखार हुआ और उसको जॉन्डिस हो गया, और तभी ज्वाइन ही किया था उन्होंने बच्चों ने मेडिटेशन का। तो ये हुआ कि जो भी खाना आप दे रहे हो, पानी दे रहे हो, कुछ भी मेडिसिन भी दे रहे हो, तो आप पिरामिड रख के दीजिए। तो उस टाइम पे गर्मियाँ थी जब उसको जॉन्डिस हुआ, तो दही जो होता है फ्रिज का देना नहीं है, क्योंकि उसके गला वाला ख़राब बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी तो हो जाता था। तो दही में मैं बाहर पिरामिड रख देती थी निकाल के उसका, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैं कई बार भूल भी गई, बट वो खट्टा नहीं हुआ। मतलब जो भी मैं उसे खाना, जो भी फ्रूट्स दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे खाना तो कुछ वो ऐसे जॉन्डिस था तो ऐसा कुछ हैवी कुछ देना नहीं होता था। जो भी लाइट फ्रूट्स दे रही हूँ, जूसेस दे रही हूँ, कुछ भी दे रही हूँ, तो मेरा पहला होता था कि वे पिरामिड फ्रूट्स को मैं पिरामिड के साथ रख दिया, दही पिरामिड के साथ रख दिया। इवन जैसे वो बोलते हैं रेडिश का जूस जॉन्डिस में अच्छा होता है, तो वो भी मैंने पिरामिड के साथ रख दिया। तो वो मेरे को लगा कि उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है हर चीज़, क्योंकि जब टेस्ट कराया जॉन्डिस उसको था, बट बहुत माइनर आया, जबकि वो मतलब उस टाइम पे उसको जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा था कि कपड़े भी पीले हो रहे थे उसके इतना, बट जब टेस्टिंग में बहुत कम आया उसका, और उसको पिरामिड के नीचे ही लिटा रखा था मैंने। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पिरामिड का। तो आपका ये जो पिरामिड का एक्सपीरियंस था जी, तब तक आपको कुछ और भी पता चला कि बच्चे भी अगर इस पिरामिड्स को यूज करते हैं तो उनको क्या स्टडीज वाइज, जैसे स्टडीज में जब वो पढ़ते थे तो कैप लगा के पढ़ लिया, पिरामिड के नीचे बैठ के पढ़ लिए, क्योंकि मैंने मेरे रूम में बेडरूम में पिरामिड बेड के ऊपर लगा हुआ है, तो उनको बोल देती थी, तान्या थोड़ा रेस्टलेस थी बड़ी वाली बिटिया, तो मैं बोलती थी तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करा करो इसको पिरामिड के नीचे, कम से कम कुछ तो बच्चों को ऑटोमेटिकली। और जब तान्या ने 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे तो वो तान्या और अमूल्या सेंटर पर ही जाके पढ़ाई करती थी रात में, क्योंकि दोनों ही रात को जागने वाले थे, रात को बैठ के पढ़ना, सुबह नहीं जल्दी उठना बट रात को देर तक पढ़ना। तो दोनों सेंटर पे ही पिरामिड के नीचे ही बैठ के सेंटर पे पढ़ना वहाँ पे। तो वो एक्सपीरियंसेस थोड़े छोटे छोटे इस तरीके के चल रहे थे ध्यान के साथ साथ मेरे दोनों के साथ। तो बच्चों को कुछ बिलीफ सिस्टम में चेंज आया कि वो क्या फील कर रहे थे ध्यान और पिरामिड के बारे में? मैम डेफिनेटली, कि उनको अपने अंदर कंसंट्रेशन में, स्टडीज़ वाइज में, कॉन्फिडेंस में, क्योंकि जैसे तान्या का भी था तो मैं कह रही हूँ बहुत पेशेंस उसका, तो उसको जैसे स्ट्रीम भी लेना था, 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करना होता है कि आपको कॉमर्स में लेना है या साइंस में, तो उसके जो डिसीजन मेकिंग थी बहुत परफेक्ट होती जा रही थी। आफ्टर 12th भी उसका मतलब मैथ्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी मैथ्स में, मतलब स्कोरर जो बोलते हैं ऐसा था, बट उसको भी डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। तो उसका फर्स्ट डिज़ाइन उसने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था, अपीयर कर लिया था, और उसके बाद उनका एक प्रैक्टिकल टेस्ट
तो होता है, तो वो बाद में था आफ्टर 12th। तो उसका था कि मम्मी मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करूँगी, तो मेरे को ये था कि तुम 1 साल अगर तुम्हें डिज़ाइनिंग में जाना है तो अगर बाय चांस नहीं आया, क्योंकि निफ्ट में इतने बच्चे बैठते हैं, हज़ारों बच्चे बैठते हैं, तो नहीं आया तो कह लिया आप उसकी टेंशन नहीं करो, कि बहुत क्लियर हो गई वो। तो मेरे को जो माइंड में जो स्ट्रेस था, जो मेरे को फियर था, मेरे को बहुत ज़्यादा फियर था, एक्सट्रीम, तो वो फियर एक तो वो ख़त्म किया उसने कि वो मम्मी मैं अब बहुत कॉन्फिडेंटली उसने बोला कि अगर मेरा डिज़ाइनिंग में नहीं होगा तो मैं मैथ्स में करूँगी कुछ भी, चाहे मैं सीए में जाऊँ या मेरे को एक्चुअली साइंस में करूँ, बट मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करूँगी। बट उसको शायद डिज़ाइनिंग में ही जाना था, तो उसका निफ्ट में फर्स्ट गो में ही आ गया और वो उसने किया वो। तो वो भी फियर था एक कि वो गई और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी था, गार्लिक भी था, और हमारे तो घर में अनियन भी नहीं बनता। और फिर बच्चे ध्यान में भी आ गए थे, तो गार्लिक में पहले जैसे मैगी वगैरह खा लिया करते थे, और कोई भी जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, अंकल चिप्स वगैरह, वो सब खाते थे, बट वो भी छूट गया क्योंकि ध्यान में आने के बाद गार्लिक भी नहीं खाते हैं, तो वो भी, तो वहाँ कैसे सरवाइव करेगी वो। तो घर पे भी सबका यही था, मेरा भी यही था। मैंने भी बोल दिया था, एक इस बात में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट थी कि तुम जा रही हो तो बीच में छोड़ के नहीं आओगी। तो वो कह लेंगे आप चिंता नहीं करो, बट उसने 4 इयर्स सिर्फ ये अपना दूध दही और फ्रूट्स पे निकाले। कैंटीन में वो खाना मतलब खाती भी थी तो राइस ले आती थी वहाँ से, उस पे अपना नमक वगैरह डाल के दही के साथ वो खा लेती थी। बट कैंटीन में खाना नहीं खाती थी इसलिए क्योंकि वहाँ पे गार्लिक और नॉनवेज दोनों होता था, तो इस वजह से वो उसने 4 साल वो इसी तरीके से मैनेज किया। तो सौम्या का ऊपर क्या इफेक्ट रहा? सौम्या भी थोड़ा वो डिसीजन मेकिंग उसका कम था, वो मतलब जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी कि मैं क्या करूं क्या, क्योंकि जब आफ्टर 12th उसने कॉमर्स, उसके पास भी कॉमर्स ही था, स्कोरर रही वो अपने स्कूल में, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट, 10th में भी उसने 98.9% मार्क्स उसके आए थे, टॉप किया था अपने स्कूल में उसने। फिर 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, बट वहाँ भी कंफ्यूज हो रही थी वो कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, मैं सीए करूँ, मैं बीकॉम ऑनर्स करके एमबीए करूँ, क्या करूँ, मतलब वो सबसे पूछ रही मैं क्या करूँ। फिर शाजी सर ने उसको ये बोला कहना कुछ नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है, आंख बंद करो और ध्यान में बैठ जाओ, जब तक नहीं आए तब तक तुम्हें उठना ही नहीं है। तो कहली नहीं अंकल मुझे नहीं होगा, आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। तो बट वो जब ध्यान में उसने क्वेश्चन अपना रखा तो उसको मतलब बार बार वही आया कि मतलब सीए करना है। तो उसने, तो अभी वो सीए ही कर रही है? अभी वो सीए ही कर रही है। सीए ही कर रही है जी। तो आपकी ये यात्रा बच्चों के साथ भी एक आपको और स्ट्रेंथ मिल रही? जी बिल्कुल, जो मेरे मन में एक बच्चों को लेके एक फियर रहता था वो क्लियर हो गया। मतलब आपका फियर भी तब निकल गया क्या? नहीं मेरा फियर बहुत लंबा रहा, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी ध्यान में आ गई, जॉइंट फैमिली थी, तो एक डिसिप्लिन जो घर में होता है, और कि इस टाइम पे फादर इन लॉ घर पे आएंगे तो आपको घर पे होना चाहिए। तो अगर हम लोग सेंटर पे जाते थे ध्यान, क्योंकि मेरा नियम बन गया था चाहे मैं आधे घंटे के लिए जाऊँ, चाहे इवन 15 मिनट के लिए भी जाऊँ, और वहाँ पे अगर सपोज़ कोई मास्टर आया है, कोई बात कर रहा है, तो आप बीच में तो उठ के नहीं आओगे, वो तो अच्छा नहीं लगता, मैनर्स नहीं कहते हैं। तो वो, और ध्यान उसके स्पीच पे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान टाइम पे ही रहता था उस टाइम पे, कि घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी, गुस्सा हो जाएंगे, कुछ नहीं भी बोलेंगे तो एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो नाराज है। तो वो मन में इतना ज़्यादा था कि मतलब मैं घर भी आती थी, टाइम पूरा स्पेंड करके आती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बीच में छोड़ के आ जाती थी, बट वो फियर मन में रहता था। और घर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे होने की वजह से स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते मतलब इवन इतना होता था कि कई बार तो कि लेग्स शिवरिंग हो रहा है कि भैया डांट पड़ने वाली है आज घर पे। सपोर्ट था, बट वो एक डिसिप्लिन जिसको कहते हैं कि वो, तो धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग आई कि, जबकि मतलब मेरे को शास्त्री सर हमेशा बोलते थे कि मैडम आप ना पहले से क्रिएट करते हो, आप उस चीज़ पे वर्क करो, बट वो बहुत टाइम तक मुझे नहीं समझ में आया।
मैं उसी फियर के साथ कंटिन्यू ध्यान करती रही, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे समझ में आने लगा कि एक बार चेंज करके देखती हूँ अपने थॉट पैटर्न को। दिमाग में ज़रूर चल रहा था कि नहीं वो डांट पड़ेगी या वो गुस्सा होंगे, बट नहीं, कॉन्शियसली मैंने उसको बोलना शुरू किया, नहीं नहीं घर पे सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। मैं लिटरली ये बोलते हुए, सेंटर से हमारा घर का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का था, ओ 5 मिनट में यही बोलते हुए जाती थी। स्टेयर्स पे चढ़ती थी तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, यही चलता रहता था। तो बस वो जब मैंने अपना थॉट पैटर्न चेंज किया, जहाँ मैंने अपना थॉट पैटर्न चेंज, जब मैंने फर्स्ट डे देखा कि सब कुछ रिलैक्स है, तो अंदर से आप अरे मैं तो खुद क्रिएट, क्या मैं वाकई जो शासी सर कह रहे थे वो मैं क्रिएट कर रही थी क्या? तो वो धीरे धीरे मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। तो जब उस पर वर्क करना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि सब कुछ आप ही क्रिएट कर रहे थे, सामने से तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो वो पता लगा कि हाँ, कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो सामने ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो शक्ति जी, बहुत समझ आ रही है जीवन के अंदर कि हर चीज़ को हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, और उसको फिर जीवन में पाते हैं पर दोष औरों को दे देते हैं। बिल्कुल। तो जीवन में समझने के लिए पहले अपने ही विचारों के ऊपर, अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो आपसे आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। थैंक यू मैडम। आपसे और भी बहुत कुछ हमने सुनना है, समझना है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। दर्शकों, जीवन को समझने के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं है कि हम ध्यान पकड़े या ज्ञान पकड़े, हमें दोनों पहिए साथ साथ चलाएंगे तो जीवन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम शक्ति जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे। भाग 2 में बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।